पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज वादे के नाम। पाकिस्तान से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने एक वादा किया है। ये वादा ये है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुआशी जो मसला है, उससे हमें पकड़ के ये खुद निकालेंगे। दहशत गर्दों के अलावा, हिंदुस्तानियों के अलावा, बलोच इंसर्जेंट्स के अलावा अब ये जो हैं खात्मा करेंगे करप्शन का, टैक्स इवेडर्स का, डॉलर्स के होर्डर्स का और स्मगलर्स का। क्रिटिकली ये खुद कहते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे अरब स्टेट्स से। ये भी कहते हैं कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसको ये खत्म कर देंगे, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान को गलत डिक्टेशन देता है। और फिर जब ये सब हो जाएगा तो जैसे वो फेरी टेल्स में बताया जाता है कि पाकिस्तानीज विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। मगर I have some news for him and some news for you. It's not going to be that easy. ये इतना आसान नहीं होगा। आज मैं आपको 5 रीजंस दूंगा, 5 मेरे मुद्दे हैं जो आर्मी चीफ का ये जो प्लान है पाकिस्तान को SIFC से बचाने का, जो एक ये नया इन्होंने GHQ ने मैकेनिज्म निकाला है अरबियों के जरिए बचाने का, अरबियों के अरब लाने का और IMF को टाटा करने का, खुदाफिज करने का, ये जो इन्होंने एक प्लान बनाया है, आज मैं 5 मुद्दे आपके सामने रखूंगा जिससे ये क्लियर होगा कि ये प्लान जो है वो थोड़ा सा शायद वीक है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मेरे जो मेंबरशिप ऑप्शंस हैं उनको चेकआउट करें। मेरे यूट्यूब पेज के मेन पेज पे ये मेंबरशिप ऑप्शंस हैं। एज अ मेंबर आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, यू गेट शाउट आउट, यू गेट टू हैंग आउट विद मी। स्पेशल प्रोग्रामिंग मेंबर्स के लिए होती है, खास मेंबरशिप के लिए। सो लेट्स begin. 5 reasons why Asim Munir's economic promises are flawed. 5 मुद्दे हैं मेरे जो आसिम मुनीर का जो ख्याली पुलाव है ये काफी फीका है। रीजन नंबर 1, द IMF agreement. IMF agreement जो है इस वक्त उसने पाकिस्तान को लॉक किया हुआ है। पाकिस्तान कहीं जा नहीं सकता IMF agreement के बगैर। अभी जो 3 बिलियन जो आए थे पिछले दिनों में, ये हमें कंडीशंस पे आए थे। ये कंडीशंस हमने किसी भी हालत में हमने मीट करनी है। अच्छा, अगर ये कंडीशंस मीट नहीं की तो जो अगला ट्रांच है जिस पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं, वो अगला ट्रांच जो है वो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगले आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में थिंग्स विल बी पेनफुल। नाउ द IMF वांट्स पाकिस्तान टू फ्लोट एक्सचेंज रेट। एक मिसाल है कि वो कहते हैं कि अपना जो ये डॉलर रेट है, ये एक्सचेंज रेट है, इसे फ्लोट कर दो। इससे क्या हुआ? इससे रुपी जो है वो डिवैल्यू हुआ। उससे क्या हुआ? उससे डॉलर तगड़ा हुआ। उससे क्या हुआ? उससे आपका इंपोर्ट बिल जो है वो ज्यादा हुआ। उससे क्या हुआ? उससे महंगाई हुई। दूसरी मिसाल, IMF कहता है कि ये जो पावर सेक्टर है, ये जो बिजली बनाते हैं पावर कंपनीज, इनको सब्सिडाइज करना बंद करो, लोगों को सब्सिडाइज करना बंद करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कर दिया। उससे क्या हुआ? आपका बिल ऊपर गया। उससे क्या हुआ? आप सड़कों पे आ गए, जलाओ घराव शुरू कर दिया, अपने आप को आपने आग लगा दी। अच्छा, अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा खुद इनकी जो बेवकूफियां हैं कि जब भी पैनिक करते हैं तो ये एक्स्ट्रा नोट छाप देते हैं। उससे क्या होता है? जितना नोट इकोनॉमी में ज्यादा आता है उतनी और महंगाई होती है। थीसिस लुबे लुबाब कि आप IMF की जो इस वक्त आपने जो एग्रीमेंट्स की हैं उसके बेसिस पे और उसके अलावा आपकी जो खुद बेवकूफियां हैं, ज्यादा नोट छापना, इससे अगले कम से कम शॉर्ट टर्म में, अगले दिनों, हफ्तों और महीनों में आपका ये जो इंस्टेबिलिटी है, आपकी जो महंगाई है, ये ज्यादा होगी। तो ये जो जन्नत जिन्होंने दिखाई है लाहौर और कराची के 100 बिजनेसमैनों को, ये जन्नत जो है ये थोड़ी सी इतनी शायद इसमें भी शायद लोड शेडिंग हो, इसमें भी शायद मसले हों, और ये जो ख्याली पुलाव है ये थोड़ा सा फीका है। ये मेरा मुद्दा नंबर 1 था। मुद्दा नंबर 2, रीजन नंबर 2, IMF को अरबियों के लिए छोड़ना, IMF को टाटा करना और अरबियों को हाय हेलो करना इतना आसान नहीं होगा। IMF का पहले मैंने बताया है आपको कि ये एक ट्रांच बेस्ड प्रोग्राम है, किस्तों वाला प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि फिर से कुछ महीनों में रिवाइव होगा। अब नए IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए जो सियासी फैक्टर्स हैं वो भी प्ले आउट होते हैं। मुल्क में इलेक्शन होना था नवंबर तक, ऑब्वियसली अब नहीं लग रहा होगा।
اور کیوں ہوا, یہ بہت بڑا سوال ہے, اس پہ ہم نے روز بات کی ہے. عمران خان کو فارغ کرنا تھا, سینسس کرنا تھا, ڈی لمیٹیشن کرنی تھی, نئی جو الیکٹورل باؤنڈریز ہیں, جو بھی ہے, انسرٹینٹی ہو گئی ہے. اب اس انسرٹینٹی میں جو عمران خان کا سوال ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مگر ایون اگر عمران خان کو آپ کہیں کہ بھئی عمران خان تم ہندوستان کے اگلے راکٹ میں تم جا کے چاند میں جا کے قیام کرو, تم پاکستان میں دنیا میں نہیں رہ سکتے, تم ادھر سے چلے جاؤ, مریخ چلے جاؤ, تمہاری اس سیارے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. پھر بھی اگر ان کی یہ بھی مرضی چلے تو یہ پھر بھی جو اس وقت کرنٹ سیٹ اپ ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا, اس کے پاس لیگل مینڈیٹ نہیں ہے. اور اگر پھر جنہوں نے تھوڑی بہت جعلی قانون سازی کی ہے, اگر یہ بولیں کہ نہیں یہ دیکھیں ہم نے تو پی ٹی ایم کے ذریعے یہ قانون سازی کی ہے, یہ جو کاکڑ صاحب ہیں اور یہ جو شمشاد اختر صاحب ہیں یہ ایکچولی آپ کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, تو پھر آئی ایم ایف کے اوپر بات آتی ہے. اور آئی ایم ایف کہے گا نہیں مگر یہ تو اس کو تو ووٹ نہیں ملا, اس نے تو 6-8 مہینے میں جانا ہے, آپ نے تو ہم سے الیکشن پرومس کیے ہوئے ہیں. یہ جو 6-8 مہینے میں بندہ جا رہا ہے اور اس کے بعد جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور اگر ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے تو we don't want to deal with them. تو آپ جتنا بھی کاکڑ صاحب کو پروٹین شیک پلائیں اور جتنا بھی شمشاد اختر صاحبہ کو آپ جم بھیجیں اور جتنا بھی آپ انہیں تگڑا کریں, ان کے دانت لمبے کریں, ان کے ناخونوں کو آپ مینیکیور پیڈیکیور کروا کے آپ انہیں سرخی لگا کے بھیج دیں واشنگٹن اور نیو یارک, اور وہ عنقریب آنے والے ہیں ہم نے سنا ہے, پھر بھی آئی ایم ایف شاید آپ سے ڈیل نہ کرے. Therefore سگنلنگ شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ اب فیبری مارچ کی. اگر فیبری مارچ سے آگے اگر آپ جدھر نیکسٹ آپ کا جو ٹرانچ ہے جو شروع ہوتا ہے, اگر اس سے آگے آپ نے الیکشن نہیں کروایا تو پھر سے جو ابھی حال میں ہوا تھا ڈیفالٹ والی جو سچویشن ہے وہ شروع ہو جائے گی. ڈیڈ اینڈ آپ کا جو ہے آپ ہٹ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ. اور پھر جو ہمارے چاچو ہیں, سب کے دنیا کے بلکہ چاچو ہیں, امریکنز کی طرف سے بھی سگنلنگ شروع ہو گئی ہے. ہم نے پہلے اس بلاگ میں بھی مینشن کیا ہے, اخباروں میں بھی یہ خبر چھپ گئی ہے کہ سینئر امریکن ڈپلومیٹس اب اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو روز مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور آئی جی پنجاب کے ساتھ اور محسن نقوی کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں, انہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی الیکشنز اب کروانے کا وقت آ گیا ہے اور مارچ اپریل سے زیادہ ہم الیکشنز کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے. تو مے بی دیٹ از وائی جو ہمارے جو شہنشاہ ہیں عاصم منیر شاہ صاحب, وہ اب ہمارے جو بزنس مین بیچارے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ یار آئی ایم ایف کو ایکچولی چھوڑ دو, کیونکہ ہم نے الیکشن تو کروانے نہیں ہے, سینی نہیں ہے, ہم عربیوں کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ہو گیا مدعا نمبر 2 کہ آئی ایم ایف سے ہاتھ چھڑوانا, آئی ایم ایف کو ٹاٹا کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا. مدعا نمبر 3 دا عرب ڈریم, یہ جو عربیوں کے عرب آنے والے ہیں, یہ تو بڑا اچھا زبردست پلان ہے. آئی لو اٹ. مجھے تو بڑا مفت کا پیسہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کسے نہیں اچھا لگتا, سب کو اچھا لگتا ہے. گھر بیٹھے عربی آ رہے ہیں, عرب آ رہے ہیں, عربی بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس. مگر یہ جو پلان ہے کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ ریسنٹ ٹریک ریکارڈ چیک کرتے ہیں. اب ریسنٹلی عربیوں نے آپ کو جو پیسے دیے وہ انہوں نے جب ہی دیے جب آئی ایم ایف سے آپ نے ڈیل کی. اب وہ دن چلے گئے ہیں جب عربی ایک شکار وکار کھیل کے اور باقی جو اپنی عیاشیاں ہیں وہ کر کے رحیم یار خان کے جنگلوں میں اور بلوچستان کے صحراؤں میں اپنی حرکتیں کر کے ناچ گانا دیکھ کے آپ کا جو بھی آپ کرتے تھے ان کے لیے اپنی ایئرپورٹس پہ پرائیویٹ جیٹس پہ لینڈ کر کے آپ کو بلینز کا چیک لکھ دیتے تھے. وہ زمانہ چلا گیا. ابھی جو حال میں جو آپ کو ترسایا گیا ہے, سعودی عرب نے آپ کو $2 بلین دیے ہیں اور یو اے ای نے آپ کو $1 بلین دیا ہے. انہوں نے جب دیا ہے جب آپ نے بیسکلی ایک نکاح نامہ قبول کیا اور زوری آئی ایم ایف سے آپ نے نکاح پڑھوایا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ $25 ارب سعودیوں سے, $25 ارب اماراتیوں سے, $25 ارب کویتیوں سے, $25 ارب قطاریوں سے آپ لا رہے ہیں. اچھا, ویری گڈ, ایکسلنٹ. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام ڈچ کر رہے ہیں. وہ آپ کو $1 بلین نہیں دے رہے تھے جب تک آئی ایم ایف آپ کے اوپر آپ نے دستخط نہیں کیے تھے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 چار جو بڑے ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے وہ آپ کو دے رہے ہیں. سوال بنتا ہے کیوں, کائے کو, آپ نے کیا ایسا آفر کر دیا ہے, کیا چیز بدل گئی ہے کہ آپ عربیوں کو ایسے پیسے لا رہے ہیں, اور وہ بھی آئی ایم ایف کو ڈچ کر کے. ایس آئی ایف سی, ایئرپورٹس, پورٹس, ایگریکلچر, ایئر لائنز,
न्यूक्लियर वेपन्स क्या दे रहे हैं भैया आप, कि वो 25 बिलियन डॉलर आपके पास आ रहे हैं, खुद कहा है ना जनरल साहब ने कि मैं उससे भी इतने सब पैसे लाऊंगा। सो अगर आपकी पॉलिसी सिंपली ये है, मानते हैं कि आपने चलें बेच दिया, हर चीज आपने बेच दी, अगर आपकी पॉलिसी ये है कि आपने ये सब चीजें बेच दी और आपने एक नई एक बॉडी बनाई जिसका नाम स्पेशल ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो SIFC जो आपने बनाई है, इसमें आपके जनरल साहब खुद भी आप आके बैठ गए उस दिन, आप और आपके CGS जो है दोनों आके बैठ गए, है ना, और बहुत बड़ी मीटिंग हुई। और अब आप बताएंगे कि भाई ओए काकड़, ओए शमशाद, या PIA इतने की बेचो और शाहीन इतने की बेचो क्योंकि वो एयरफोर्स वालों की है, और कराची पोर्ट इतने का बेचो और वो स्टील मिल इतने की बेच दो, चलो शाबाश क्विकली, मैंने शेख से बात की हुई है। अगर ये भी आपका प्लान है तो देन आई हैव न्यूज फॉर यू, क्योंकि वो जो शेख हैं वो आपके SIFC के मॉडल को, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास खास ये आया है कि SIFC है क्या, और ये अगर आप पढ़ें, इसका मैं कोशिश करूंगा इसका PDF जो है पूरा उसका लिंक लगा दूंगा आपके लिए, अपने ट्विटर पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। इस SIFC को पढ़ें तो देखें, एक तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जो इन्होंने जात की है, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है जो इन्होंने जात की है। एंड ये SIFC इज वाई इज द SIFC नॉट अ बिग डील, ये प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि SIFC एक छापा है, एक छापा है, किस चीज का छापा इन्होंने मारा है वो मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। मगर लेट्स बी काउंटर इंट्यूटिव, है ना, डेविल्स एडवोकेसी करते हैं। अगर आप कहें कि भाई वजात हम ऐसे नहीं करेंगे, हम दिल दरवाजे इनके लिए ऐसे नहीं खोलेंगे, और हम जो है इनके साथ FTA साइन करेंगे, फाइनेंस आई एम सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे हमने चाइना के साथ साइन किया है, बड़ा हौला हौला चलेंगे, आराम से चलेंगे, अहमी अरबियों को हर चीज उठा के कराची का पोर्ट और पाकिस्तान रेलवेज और PIA और एयरपोर्ट एवं नहीं दे देंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, बड़ा आराम से चलेंगे। तो फिर मैं आपकी तवज्जो ले जाता हूं, ये जबरदस्त कहानी लिखी है शहबाज राना साहब ने, ब्रीफिंग लिखी है USIP के लिए, इसका भी लिंक मेरी स्टोरी में है, ये भी चेक करें। ये कहते हैं कि भाई जो पिछले FTAs चले हैं उनमें भी आपको लॉस हुआ है, पिछली जो आपने फाइनेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की हैं, और इसलिए आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसलिए आप दिवालिया हुए हैं क्योंकि आप अच्छी डील्स नहीं करते। तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है टू डिलीवर वो ऑलरेडी सबके सामने है, हर एक के सामने है, दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर को पता है कि आपका जितने भी आप SIFC बना लें, जितने भी इमरान खानों को आप अंदर कर दें, जितने भी आप काकर और शमशाद अख्तर की टीमें लें, जो भी आप कर लें, गुड फॉर यू, वेल डन, मगर हर एक को पता है कि आपकी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हैं, मतलब आपके जो बाबू हैं वो नाअहल भी हैं और करप्ट भी। फिर आपकी जो कंसर्न्स और आपके जो लोगों को कंसर्न होता है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं शिफ्ट होती हैं, कभी एक कभी दो, क्योंकि आप दोगले हैं, कभी आप टैक्स ज्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी इतना लगा देते हैं, कभी इतना ले लेते हैं, इनकंसिस्टेंसी है। फिर एक अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठाठू होती है, कोई बेचारा आके फैक्ट्री लगाता है, उस पर आप ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के उसको आप जला देते हैं, जैसे आपने उस श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को जला दिया था। कभी कोई चाइनीज इंजीनियर रोड बनाने आता है, उस पर आप हमला कर देते हैं, जैसे आपने किया हुआ है, क्योंकि आपसे सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं होती, इवन दो आपके दुनिया की 5वीं बड़ी फौज हैं, हर जगह आप धंधनाते हुए फिरते हैं, मगर फिर भी आप पे रोज अटैक होते हैं। चित्राल को देख लें आप, जो हो रहा है उस पर हम अगला एक शो करेंगे उस पर। तो CPEC हमने सुना 2013-14 में, मैंने खुद स्टार्ट कवर किया, पता नहीं 25 बार तो मैं बलूचिस्तान गया, 5-6 बार तो मैं नवाज शरीफ के साथ, 5-6 बार मैं अपना राहील शरीफ के साथ, मतलब बलूचिस्तान छान छान के हमने इधर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट। आज भी 3-4 लड़के ग्वादर में आके ठाठू करके 2-3 FCO वालों को, 2-3 चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक कर देते हैं, मतलब 2-3 जो हैं इंसर्जेंट्स आपको एम्बैरेस कर देते हैं। तो आपसे ना सिक्योरिटी हैंडल होती है, ना आपके बाबू हैंडल होते हैं, ना आपका निजाम जो है वो कंसिस्टेंट है। तो इसलिए दुनिया को पता है कि आप जितने भी SIFC बना लें, फॉर द अबव रीजंस, बहुत सारी रीजंस हैं, स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेटिक रीजंस हैं। आपका जो मेन मसला है कि जो लॉन्ग टर्म आपके जो मसले हैं वो कहीं नहीं जा रहे। और इसके अलावा अगर आप छोड़ें बलूचिस्तान को, कराची का रुख करें, टेक्निकल मसले भी हैं, कोई बाहर से कंपनी आती है, वो पैसा लगाती है, फैक्ट्री लगाती है, लोगों को हायर करती है, दफ्तर खोलती है, बैंक खोलती है, बिस्किट की फॉर एग्जांपल फैक्ट्री खोलती है, शैम्पू की फैक्ट्री खोलती है,
जैसे ये यूनिलीवर वालों ने खोला। अब यूनिलीवर वालों से अगर आप बात करें, जो हमने की है, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना, तो वो बेचारे कुछ महीनों पहले तक वो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। यूनिलीवर इंग्लैंड की कंपनी है। इंग्लैंड ने एक बड़ा बहुत जबरदस्त दफ्तर बनाया हुआ है कराची में, और दीगर पाकिस्तान में उनके दफातर हैं। करोड़ों नहीं, अरबों इन्वेस्ट किए हुए हैं। वो प्रॉफिट जो है वो आप उन्हें भेज नहीं सकते, क्योंकि आपने डॉलर बंद किया हुआ है, आपने डिविडेंड पेमेंट्स उनकी नहीं की, तो वो तो बंद कर देगा, वो चला जाएगा। इसलिए शेल चला गया, इसलिए दीगर और बाहर की कंपनीज चली गई। तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दीगर इश्यूज के लिए नहीं है। आपको लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप जितनी भी SIFCs बना लें। एंड एक और चीज अरबियों वाली, हम अरबियों पे ही रखेंगे, एक और चीज अरबी जो है वो जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं अरबियों से 25 बिलियन डॉलर लाऊंगा, आप प्रायोरिटी नहीं रहे। आप जो अरबियों को पहले बेचते थे वो अब अरबी खरीद नहीं रहे। आप जो जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस अरबियों को बेचते थे कि इधर बॉर्डर लगता है, उधर बॉर्डर लगता है, इधर तुम्हारे लिए वहां भी ट्रेन कर लेंगे, उधर तुम्हारे लिए कैंप लगा देंगे, उधर ईरान से हम ये कर लेंगे, उधर हम अफगानिस्तान से ये कर लेंगे, उधर अमरीकियों के साथ ये कर, दोस डेज आर गॉन। ये पूरा जो है दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं, ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को खुदाफिज कहने लग गई हैं। ये 3 डिसफंक्शनल मुल्क हैं। अफगानिस्तान तो है डिसफंक्शनल, छोड़ दें उसे। ईरान के जो मुल्ले हैं वो भी पागल हैं, उनको भी छोड़ दें आप। उन्होंने अपने आप पे दोनों तरफ जो मुल्ले हैं, जो तालिबान वाले जो कौम है और फिर ईरान के जो क्लरिक्स हैं, उन्होंने अपने अवाम पे और अपनी टांग पे, दोनों पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी हुई है। इसलिए उन पे सैंक्शंस हैं, इसलिए उनसे कोई डील नहीं करता, वो इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, कट ऑफ है। इसलिए उनके इर्द गिर्द उनको शॉर्ट सर्किट करके इधर उधर से लोग अब धंधा करते हैं, इधर उधर से लोग अब तिजारत करते हैं, और इधर उधर से लोग सियासत करते हैं। आप अब इन 2 डिसफंक्शनल इकोनॉमीज के बीच में आप तीसरी इकोनॉमी लग गए, क्योंकि आपके पास अपने अलावा और अपनी इज्जत को बेचने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहा। इसलिए अब आप ये दिल दरवाजे, बाकी जो चीजें हैं आप जो खोल सकते हैं वो खोल रहे हैं। अच्छा, ये था मेरा तीसरा मुद्दा कि ये जो अरबी ड्रीम है, अरबियों की अरब वाली ड्रीम है, ये इतनी आसान नहीं है। चौथा मुद्दा, और अगर अभी तक पसंद आया है शो, स्टे ट्यून्ड एज वेल एज स्टे विद मी राइट टिल द एंड, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बाय द वे। चौथा मुद्दा, आपकी जो इंस्टेबिलिटी है वो जारी है और जारी लग रहा है रहेगी। राइट्स, प्रोटेस्ट, पॉलिटिक्स, इनसिक्योरिटी तो जरूरी है। देखें, इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स को समझना होगा, ये जो ख्याली पुलाव बनाया है कि वो अरबी जो है ठीक है, वो है मुसलमान, जो भी है आपका बरादर बरादर आपको कहता है, मगर वो भी इन्वेस्टर ही है ना। हर इन्वेस्टर की तरह उसे रूल ऑफ लॉ चाहिए। हर इन्वेस्टर को रूल ऑफ लॉ क्यों पसंद है? क्योंकि वो जो रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट को। वो हो नहीं रहा। फिर हर इन्वेस्टर को पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए। पीस एंड सिक्योरिटी क्या होता है कि ठाठू ना हो, राइट, लोग अटैक ना करें, जलाओ घराव ना हो, बम ना फटें, सुसाइड बॉम्बर ना हो। वो रोज हो रहा है। चित्राल में देखें आप, अभी TTP ने एक ऐसा तमाशा लगाया हुआ है कि कभी जोब में अटैक करती है, बलोचिस्तान में, कभी पेशावर में बम फाड़ते हैं, कभी वजीरिस्तान में मारते हैं आपको, अब चित्राल पहुंच गए हैं। मतलब हद हो गई है। एक आपसे एक ग्रुप नहीं कंट्रोल हो रहा, और उनके जो बॉस हैं दूसरी तरफ, जिन्हें आपने 20 साल कंट्रोल अपना सपोर्ट किया है, अफगान तालिबान, उनसे भी आपसे बात नहीं हो रही। तो एक छोटे से 6-8 हजार, हमने सुना है कम से कम 6-8 हजार तो हैं TTP के जो सोल्जर्स हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 हजार तक हैं। 7.5 लाख की फौज से 15 हजार इंसर्जेंट मैक्सिमम आप कह लें, कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। आज भी सुना है कि 800-900 लोग जो हैं लड़ाई कर रहे हैं, फिर सुना है 90 लोग लड़ाई कर रहे हैं। आपसे इंफॉर्मेशन तक नहीं कंट्रोल हो रही। और उस बेसिस पे जो इन्वेस्टर है, जो उधर ब्लूमबर्ग पढ़ रहा होता है, या फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ रहा होता है, या गल्फ न्यूज पढ़ रहा होता है, या CNN पढ़ रहा होता है, वो तो ये देख रहा है ना कि क्या क्या बकवास है यार। अभी क्वेटा में अटैक था, अभी वजीरिस्तान में अटैक है, अभी बाजोड़ में अटैक हो गया, अभी चित्राल में अटैक हो गया, पूरे मुल्क में अटैक होने, क्या बकवास है, कैसा मुल्क है, मैंने नहीं डालने पैसे। ये होता है इनसिक्योरिटी से। एनीवेज, बैक टू इन्वेस्टर्स। और बाय द वे, इसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना है। अरबों चाइना लाया, 2013-14 से लेकर अरबों चाइना लाया, उसने लगाना था, मगर आपसे चाइनीज ना इन्वेस्टमेंट फायर अप हुई, मतलब ना आप उसे एग्जीक्यूट कर सके, ना आप उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो उस हिसाब से एनीवेज इन्वेस्टर्स पे रखते हैं हमारा जो मुद्दा है, वो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नहीं है आप। तो हमारा जो मुद्दा है नंबर 4, वो ये है कि इन्वेस्टर को जलाओ घराव नहीं पसंद, वो हो रहा है।
इन्वेस्टर को स्ट्राइक्स नहीं पसंद, वो अभी हुई हैं स्ट्राइक्स, इन्वेस्टर को शटर डाउन नहीं पसंद, वो अभी शटर डाउन हुआ है। सो थैंक्स टू यू ये तो रोज चीजें हो रही हैं। और फिर सबसे ज्यादा छोड़े इन्वेस्टर को क्या नहीं पसंद, भाड़ में जाए इन्वेस्टर, हर एक को क्या पसंद है इंक्लूडिंग इन्वेस्टर, हर एक को क्या पसंद है? सोचें, 2 मिनट सोचें। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जनरल साहब लोगों को पसंद है। क्या आप स्टेबिलिटी अरबी इन्वेस्टर को, बाकियों को छोड़ दें, आप IMF को छोड़ दें, गोरों को छोड़ दें, हमें छोड़ दें, सबको छोड़ दें, चीनियों को छोड़ दें, क्या आप अपने जो दोस्त हैं आपके जिनके साथ आपने बड़ा टाइम स्पेंड किया है, आपने ब्रिगेड कमांड की है सऊदी अरब में, मुझे पता है आपने अभी छुट्टियां स्पेंड की थी प्रमोट होने के बाद, आप UAE गए थे इलाज करवाने हमारी भाभी का, तो आप जानते हैं, आप उनकी जुबान बोलते हैं, आपने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, तो आप उन्हें स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं पर्सनली। कैसे? मार्शल लॉ, चलें फर्ज करें आपने मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ से स्टेबिलिटी मिलेगी जनरल साहब? आप बताएं, लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, इंटरनेशनल सैंक्शंस अनरेस्ट से ट्रिगर नहीं होंगे जब आप क्रैक डाउन करेंगे? बिल्कुल होगा। तो फिर दूसरी ऑप्शन कि नवाज शरीफ को ले आओ, जो इनका फेवरेट है अरबियों का, चलें ले आए, डिस्कशंस की जा रही हैं कि नवाज शरीफ शायद वापस आ जाए, आपने ओके कर दिए। अब ये सच है झूठ है आपको पता है, आपके मीडिया आर्म को इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप पे इल्जाम लग रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, जिस भी सूरत हाल में आ रहा है, क्योंकि अरबियों को पसंद है और अरबी डॉलर ला रहे हैं बकौल आपके। सो अगर आपने इंजीनियर कर लिया, आप समझ रहे हैं लोग घर बैठे रहेंगे या नवाज शरीफ को जाके वोट डालेंगे और सड़कों पे नहीं आएंगे? मतलब थोड़ा सा सोचें आप। तीसरा आपका ऑप्शन ये है कि छोड़ो, मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, नवाज को भी खुले लाइन ही रखते हैं, ये जो काकड़ एंड कंपनी है इनके थ्रू हम जो केयर टेकर सेटअप है, जो लोग कहते हैं कि पपेट है, इसके जरिए हम करते हैं। ठीक है, जो आज भी वो काम तो कर रहे हैं आप, आज वो टैक्स डिजिटाइजेशन पे मीटिंग हुई है, वो काम कर रहे हैं, वो टैक्स को डिजिटाइज करेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर पे, मिडिल क्लास पे और टैक्स लगाएंगे काकड़ साहब और उनकी जो फौज है, जो छोटी फौज है, जो केयर टेकर फौज है। ठीक है, गुड लक, लगाएं और टैक्स, जैसे आपने टैक्स हमारा लगा के आप मीडिया हाउसेस को देते हैं और मीडिया हाउसेस को कहते हैं कि मेरे लिए झूठ बोलो, करते रहें। ऐसे अगर आपने करना है, टैक्स ऐसे लगाना है कि हमसे टैक्स लेके आप मीडिया हाउसेस को, जो आपके गुलामी मीडिया हैं, उनसे बात करते हैं, और जो हम जैसे लोग जो कोशिश करते हैं कि अल्लाह की राह में बात करें, सच्ची राह बात करें, उनके ऊपर आप केस लगा देते हैं। सो ठीक है, आप करें मीटिंग, और अगर आपने काकड़ एंड कंपनी के थ्रू रूल करना है करें, गुड लक। मगर इस अप्रोच में लेजिटिमेसी नहीं है, इस अप्रोच में टूथलेसनेस ही है और डिसएम्पावरमेंट है और डेमोक्रेसी नहीं है और आइन और कानून की खिलाफी है। तो इस पे जरूर सोचिएगा। पांचवा और आखिरी मुद्दा, लंबा हो गया है बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इस पे हम रोज बात करते हैं। इसकी एक पूरे जो जनरल साहब ने जो ये खींची है हमारे लिए, जो तरकीब है ख्याली पुलाव की, कि IMF को मैं टाटा करूंगा, स्मगलरों को मैं इधर से पकड़ूंगा, टैक्स चोरों को उधर से पकड़ूंगा, इधर से अरबियों को लाऊंगा, ये जो पूरा एक इन्होंने प्लान बनाया है, ये जो पिंसर मूव है कि अंदर से मैं ये चीजें करूंगा और बाहर से मैं ऐसे लाऊंगा। फौज ना पिंसर मूव, ये फौज की जुबान में बोल रहा हूँ कि एक मेरी फौज, एक मेरे कुछ लड़के इधर से आएंगे और ये जो लोकल अनासर हैं, इमरान खान, टैक्स चोर, बदमाश, वडेरे, स्मगलर और दूसरा अरबी, हम ऐसे हदफ की तरफ जाएंगे। ये जो पिंसर मूव मानना चाह रहे हैं, इसमें एक बड़ी डायमेंशन भी है कि इसमें इकोनॉमिक चॉइसेस के अलावा, पेट काटने के अलावा, टैक्स रिफॉर्म्स के अलावा, ये जो बाकी जो हरकतें हमने करनी है, इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग आपको चूज करना पड़ेगा। आसान नहीं है। अगर अरबी पैसा आ गया, फर्ज करें आ जाता है, तो फिर चाइनीज इन्फ्लुएंस कम होगी। चाइनीज इन्फ्लुएंस कम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना जो है वो आपका सबसे बड़ा क्रेडिटर है, चाइना जो है आपके लोन माफ करता है, चाइना जो है आपका मिलिट्री बैकर भी है, चाइना जो है आपका सबसे पुराना इत्तेहादी भी है। तो जिधर अरबी पैसा आया उधर चाइनीज इन्फ्लुएंस नेचुरली कम होगी, और जब नेचुरली कम होगी तो वो फिर अपना डिमांड करेगा, शोर मचाएगा। चाइना भी, अभी तक तो चाइना को खुश रखने की आपने कोशिश की है,
اور شاید آپ یہ جو آدھا پونا آدھا تیتر آدھا بٹیرا آپ کی جو فورن پالیسی ہے شاید یہ چلتی رہے، مگر اٹ ول بی ریئلی امپورٹنٹ ٹو سی کہ جب عربی آئے گا تو وہ بھی اپنی چیزیں ڈیمانڈ کرے گا. وہ کہے گا یار ایران کے ساتھ یہ کرو، کیا آپ کریں گے ایران کے ساتھ جو عربی ڈیمانڈ کرے گا؟ وہ کہے گا ہندوستان کے ساتھ یہ کرو. اور آپ کو پتا ہے عربی کیا چاہ رہا ہے ہندوستان کے ساتھ؟ عربی جو ہے یو اے ای اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہندوستان کا. وہ تھوڑی بولے گا کہ روز ان پہ فائرنگ کرو، ایل او سی سے سیاچن پہ سے روز ان پہ بم مارو. وہ کہے گا اوئے پل بیک کرو یار تمیز سے، ایل او سی سے اپنے ٹروپس پیچھے کرو تو تمیز سے ذرا کم، یہ جو بھیجتے ہو تم لڑکے یہ کم بھیجو، چلو بہت ہوگی لڑائی، کوئی نہیں ہونا کشمیر ویسے بھی انہوں نے 370 ریپ کر دی ہے. تو اس حساب سے آپ جب باہر سے کوئی بندہ آتا ہے اور روکڑا لے کے آتا ہے اور آپ کے پاس خود کچھ بیچنے کو نہیں ہوتا، رہ نہیں گیا ہوتا خود کچھ کرنے کو، تو اس حساب سے آپ کی جو لوکل آپ کی جو پالیسی ہے، لوکل آپ کی انفلوئنس ہے کم ہوتی ہے جب باہر کے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور تیسرا جو فیکٹر ہے obviously کہ آئی ایم ایف کو ہم نے آلریڈی مدعا پیش کیا، آپ خداحافظ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ویسٹرن انفلوئنس جو ہے، مغربی پاورز جو ہیں، اسپیشلی امریکہ جو سب سے بڑا ووٹر ہے آئی ایم ایف کا، وہ آپ کو اپنی جو ہے ٹیون پہ ڈانس کروائے گا. وہ کہے گا چلو ہیومن رائٹس کم کرو، چلو الیکشن کرو، چلو رول آف لا کرو. تو ایک طرف عربی جو ہیں وہ آپ کو اپنی انفلوئنس کروائیں گے کہ بھئی یہ ایران، افغانستان، انڈیا، چلو بندے بنو. اچھا عربی ڈیموکریسی میں نہیں انٹرسٹڈ مگر گورے ڈیموکریسی میں انٹرسٹڈ ہوں گے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ رہیں. چائنیز الگ چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں گے اسپیشلی بنسبت انڈیا، جدھر چائنا آپ کو کہے گا کہ اوئے یہ ذرا انڈیا کو آنکھیں دکھاتے رہو کیونکہ انڈیا تمہارا بھی حریف ہے اور ہمارا بھی. ادھر عربی کہیں گے یار انڈیا تو ہمارا پارٹنر ہے، انڈیا کو آنکھیں نہ دکھاؤ. واٹ ول یو ڈو؟ سو اس سب کے اوپر obviously امریکہ کے جو پلانز ہیں وہ کبھی اور ڈسکس کریں گے. تو باٹم لائن ہماری آج یہ ہے کہ یہ جو خیالی پلاؤ ہے عربیوں کو لانے کا، آئی ایم ایف کو ٹاٹا کرنے کا اور باقی یہ جو حرکتیں کرنے کا، اس سب میں پاکستان کی جو کراس کٹنگ ہو رہی ہے، جسے کراچی کی بھاشا میں ہم چائنا کٹنگ کہتے ہیں، کہ ایک پلاٹ ہے آدھا ادھر اللیگلی بیچ دو، آدھا ادھر بیچ دو، ایک امی کے نام کر دو، ایک بہن کے نام کر دو. یہ جو انہوں نے کی ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس میں یہ جو ریجنل امپورٹنس ہے، جو ریجنل گیمز ہیں، جو الگ الگ کنٹریز کے سٹیکس ہیں آپ میں، کوئی آپ میں انویسٹ بغیر کسی سٹیک کے، بغیر کسی گیو بیک کے نہیں کرے گا. اسے کچھ you have to give something back to these people. اب اس سب میں آپ اسوم کر رہے ہیں کہ ادھر عربی پیسہ آئے گا، ادھر چائنیز سی پیک آئے گا اور یہ عربی اور چائنیز ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے تو گڈ لک، مگر اس سب میں یہ نہ بھولیے گا کہ عربی جو ہیں وہ امریکی جو پاورز ہیں ان سے امریکی جو کیمپ ہے اس خیمے میں ہے، اور چائنا سے یس بات چیت کرتے ہیں مگر یہ اتنا پریکٹیکلی تھوڑا سا مشکل ہوگا. آپ بہت ساری چیزیں اسوم کر رہے ہیں جنرل صاحب، بہت ساری اسمپشنز ہیں. اور ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے اکنامکس میں گرامر اسکول میں کراچی میں، ایک دن انہوں نے ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کچھ جواب دیا، غلط جواب دیا، تو اس نے کہا تم نے کیوں جواب دیا؟ کہتا ہے سر آئی اسومڈ. کہتا ہے واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ کہتا ہے سر آئی اسومڈ. کہتا ہے ڈو یو نو دا اسپیلنگ آف اسوم؟ کہتا ہے یس سر. کہتا ہے اسپیل اسوم. کہتا ہے سر دا اسپیلنگ آف اسوم از ASSUME. کہتا ہے یس assume means that you make an ass out of you and me, so don't assume. So I feel that the general, the good general, is assuming a lot, and that is something we need to be wary of. Economic جو but more seriously economic recovery ایک سیریس ہدف ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ جو خیالی پلاؤ ہے اس میں واقعی کچھ اصلی گوشت ہو. ہم کوئٹہ میں جیسے بناتے ہیں اس میں اوپر گاجر واجر بھی ہو، بادام بھی ہو، ہاں، اور وہ دمبے کا گوشت بھی ہو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زبردست قسم کا یہ کابلی پلاؤ بنے، خیالی پلاؤ نہ بنے. جنرل صاحب نے کوئٹہ میں اسٹاف کالج کیا ہوا ہے. ہاں اسٹاف کالج سے ایک کہانی یاد آئی چلتے چلتے کہ یہ ایک اسکرین شاٹ ملاحظہ کیجئے. یہ مارچ 2000 کی خبر ہے ڈان کی، یہ ٹویٹ ہوئی ہے. یہ جو خبر ہے اگر آپ پاز کر کے 2 منٹ لیں اور پاز کر کے اس کو پڑھ لیں، اس کا اگر پاز نہیں کر سکتے تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک یہ 2000 مارچ میں بائی دی وے 6-7 مہینے ہوئے تھے جنرل مشرف کو ٹیک اوور کیے ہوئے، اور وہ پاکستان کو ویسے ہی درست کرنا چاہ رہے تھے، ویسے ہی وعدہ کرنے چاہ رہے تھے جیسے آج جنرل صاحب کر رہے ہیں. جنرل صاحب کو 10 مہینے ہو گئے ہیں، اس جنرل کو 5 مہینے ہو گئے تھے ٹیک اوور کیے ہوئے.
तो वो जरा जल्दी में था, ये थोड़ा सा इन्होंने अपना टाइम लिया है, मगर उन्होंने भी एक SIFC नुमा चीज बनाई थी, उसका नाम था कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेशन, CIRC। और अगर आप ये पढ़ें स्क्रीनशॉट, तो इसमें यही वादे हैं जो जनरल साहब आज SIFC के जरिए कर रहे हैं। इसमें भी इन्होंने मईशत फिक्स करनी है, इसमें भी जो SOEs हैं, जो स्टेट ओन कंपनीज हैं, जो बिल्कुल दिवालिया हो गई हैं, जो पाकिस्तान को जिन्होंने खत्म कर दिया है, उनको भी, जिसे सिक कहते हैं, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सही करना है, इन्होंने भी IFIs के साथ काम करना है। इस खबर में जो खबर छपी थी और ये जो इदारा बना था, इस इदारे ने काम करना था और पैसे लाने थे कनाडा और जापान के साथ से पैसे लाने थे। ये जनरल साहब पैसा लाना चाह रहे हैं UAE और सऊदी के साथ। वो जो हैं, वो जनरल साहब मुशर्रफ, वो फ्री ट्रेड डील करना चाह रहे थे कुवैतियों के साथ। ये जनरल साहब फ्री ट्रेड डील करना चाह रहे हैं अमीरातियों के साथ। मेरा ख्याल है हुआ ये है ये कि इन्होंने, जनरल साहब ने पिछले दिनों में किसी ब्रिगेडियर को कहा है कि ओए जरा कोई प्लान बनाओ यार, ये MO डायरेक्टरेट, ये जो तुम्हारी मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट है, इतने तुम लोग लड़के फारिग बैठे हो, कोई प्लान बनाओ, जल्दी से इकोनॉमिक प्लान बनाओ, मैंने पाकिस्तान को बचाना है, मैंने लोगों को बचाना है, ये तो लोग तो अपने आप को जलाने लग गए। तो वो MO डायरेक्टरेट ने, लगता है कि 2000 का जो जनरल मुशर्रफ का जो ये पॉलिसी थी, लिटरली उसका छापा मार के, उसका नया एक नाम रख के इनके सामने रख दिया, और ये फिर गए हैं शहबाज शरीफ के पास और कहा कि बॉस ये जरा लिखो, इस पे दस्तखत करो, चलो ये हम करेंगे, अब हम सऊदियों से और अमीरातियों से पैसा लाएंगे और फलानों के साथ काम करेंगे। लिटरली इट्स द सेम पॉलिसी, इट्स द सेम अप्रोच। तो मुझे वो याद आया कि स्टाफ कॉलेज का जो इनके ये सब करते हैं, आप जनरल नहीं बन सकते स्टाफ कॉलेज का कोर्स किए हुए, ये सब जनरलों के लिए एक जरूरत है। कोटा में, हमारे शहर में स्टाफ कॉलेज का कोर्स ये साल के लिए करते हैं। मगर एक मशहूर चीज है कि स्टाफ कॉलेज में छापा बहुत मशहूर है। इस पे ये छापे कैसे मारते हैं, इस पे हम एक अलग शो करेंगे। मगर लगता है कि इन्होंने जिस अपने छोटे से, जिस मेजर जनरल से या ब्रिगेडियर से इन्होंने कहा था कि भाई कोई नया प्लान बनाओ, कुछ करो, उसने साले ने छापा मार के इनके सामने इन्हें ये पेश किया है। आज मैं दुआ करता हूं कि आज जो इनकी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कोई जनरल होगा इनके साथ का, जिसमें इतनी तपड़ होगी, इतनी करेज होगी, इतनी ब्रेवरी होगी, इतना कॉमन सेंस होगा कि वो इनको कह सके कि सर, हम दोनों जब मेजर थे 2000 में, तो हमने ये जो पॉलिसी है SIFC वाली, ये हमने पहले देखी भी है, और ये जनरल मुशर्रफ जो डिक्टेटर थे, जो 8-9 साल 10 साल रहे थे, वो ये एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते थे। तो हम कुछ और काम करते हैं। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, शैल वी। ये आज का मेरा शो था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ख्याल रखें अपना, शेयर डेफिनेटली करें। आई वुड लव योर एंगेजमेंट। कमेंट्स जरूर लिखें, और अगर कोई गलती हो तो माफ करें, दुआ करें, अपने पेरेंट्स की दुआ लें। एंड आई विल टॉक टू यू वेरी वेरी सून। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।